Teaching Center. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल HTC लड़ी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। हितेश टीचिंग सेंटर लाया है आप लोगों के लिए बायोलॉजी में श्वसन तंत्र। आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं और श्वसन तंत्र आज हम लोग डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आइए, ये सेशंस 10th क्लास के बच्चों के लिए है, वो चाहे BSEB का बच्चा हो या CBSE, ICSE या अदर स्टेट बोर्ड्स। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सेशंस को कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं भी देख सकते हैं, क्योंकि इस सेशंस में हम चित्र के माध्यम से श्वसन तंत्र के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। श्वसन, सबसे पहला सवाल है कि श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, श्वसन का मतलब होता है वायु को नंबर 1 नाक से फेफड़े तक ले जाना, वायु को नाक से फेफड़े तक ले जाना, नाक के माध्यम से। नंबर 2 फेफड़े से कोशिकाओं तक ले जाना। और तीसरा स्टेप कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना। दोस्तों, श्वसन का मतलब होता है कि वायु को नाक से फेफड़े में ले जाना, फेफड़ा से कोशिकाओं में ले जाना और कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना। जब इतनी क्रियाएं पूरी हो जाती है तो इसे ही हम श्वसन कहते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं क्या है। किसी जीव द्वारा वायु को शरीर के अंदर फेफड़ों में ले जाना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की मदद से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का टूटना और टूटने से ऊर्जा का निर्माण होना। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालना, ये संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। दोस्तों, श्वसन 3 चरणों में कंप्लीट होता है। आपको बता ही दिए कि सबसे पहले जो वायु है वो वायु हमारे नाक के माध्यम से फेफड़े में पहुंचता है और दूसरे स्टेप में ये वायु हमारे फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचता है और तीसरे स्टेप में हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो इस तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है, तब जाकर हमारा श्वसन कंप्लीट होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, श्वसन 3 स्टेप्स 3 चरण में कंप्लीट होता है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसा कि ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में ये हमारा नाक है, यहाँ पर फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्योलेज कहते हैं और ब्रोंक्योलेज के सिरे पर हमारे वायु कोष्ठ अर्थात एल्वियोलाई होते हैं। तो वायु हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़े के एल्वियोलाई तक पहुंचता है। दोस्तों, देखते हैं किस तरह से पहुंचता है। तो सबसे पहले जो वायु है वो हमारे नाक में प्रवेश करता है, यहाँ से होते हुए हमारे फेरिंग्स और लैरिंग्स के माध्यम से
हमारे ट्रैकिया में प्रवेश करता है। ट्रैकिया के माध्यम से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलेज, और ब्रोंक्यूलेज के बाद एल्वियोलाई में हमारा वायु पहुंच जाता है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है दोस्तों? तो ये हो गया नाक से फेफड़ा तक वायु का पहुंचना। अब एल्वियोलाई कोई गुब्बारे की तरह एक रचना होती है। एल्वियोलाई गुब्बारे की तरह एक रचना होती है और इसके चारों ओर ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। इस ब्लड वेसल्स में ब्लड भरा रहता है। इस ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड होते हैं और इस ब्लड में आपको पहले से मालूम होगा कि हमारे ब्लड में आरबीसी होता है और इस आरबीसी में, सॉरी दोस्तों, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन्स आया हुआ था उस ऑक्सीजन्स को पकड़ लेना, अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन्स को ले लेता है। ये ऑक्सीजन्स हीमोग्लोबिन में विसरण क्रिया द्वारा आता है और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के यही हीमोग्लोबिन हमारे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक इस ऑक्सीजन्स को पहुंचाता है। और तीसरे स्टेप में दोस्तों कोशिकाओं में ग्लूकोज रहता है C6H12O6 और इसके साथ ये ऑक्सीजन्स पहुंचकर ऑक्सीकरण की क्रिया करती है और ऑक्सीकरण की क्रिया करने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, साथ ही साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में कोशिका यूज करता है, एटीपी। तो इस तरह से हमारे श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। दोस्तों आइए इसे हम रिवीजन कर लें कि श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन का मतलब है कि वायु का नाक से फेफड़ों में पहुंचना, फेफड़ों में पहुंच गया, अब फेफड़ा से कोशिकाओं में पहुंचना। जब कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो दोस्तों कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा बनता है और ऊर्जा किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में। तो इस तरह से हमारा श्वसन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो ये हमारा नाक है, तो हम लोग वायु को नाक के माध्यम से ग्रहण करते हैं और वायु फिर यहाँ पे फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है, उससे होते हुए हमारे इस ट्रैकिया में आता है और ट्रैकिया के बाद ये हमारे फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। फेफड़े में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेज और एल्वियोलाई होते हैं। अंत में वायु एल्वियोलाई के पास पहुंचता है। एल्वियोलाई के सिरे पर ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, उस ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है और ये हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा देता है और पूरे बॉडी की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और इस तरह से हमारे श्वसन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? तो सांस अंदर लेने अर्थात इनहेल करना और बाहर छोड़ने जिसको एक्सहेल बोलते हैं, सांस को अंदर लेने और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप समझिए कि यहाँ पे सांस को अंदर लिया जा रहा है, तो सांस को जब अंदर लेंगे तो इस स्थिति में ये हमारा डायफ्राम होता है और ये डायफ्राम नीचे चला जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं इनहेल करना, सांस लेना। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो छोड़ने पर ये डायफ्राम हमारा ऊपर की ओर धक्का लगाता है और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होते हैं वो हमारे बाहर निकलता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं एक्सहेल, अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना। तो श्वास को अंदर लेने की क्रिया और बाहर छोड़ने की क्रिया को ही हम लोग श्वासोच्छ्वास अर्थात अंग्रेजी में ब्रीदिंग बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे श्वासोच्छ्वास क्या होता है। आपको यहाँ याद रखना है
कि जब हम लोग इनहेल करते हैं अर्थात सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम हमारा ऊपर की ओर आ जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, ये डायफ्राम एक मांसल रचना होती है जो हमें सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया में मदद करती है, अर्थात ब्रीदिंग में बहुत सहायता करती है। यदि किसी व्यक्ति का डायफ्राम टूट जाता है किसी एक्सीडेंट में तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दें, जो गर्भवती महिलाएं होती है, जब वो गर्भवती होती है तो उस समय उसको सांस लेने और सांस छोड़ने में रिब्स मदद करता है, रिब्स। तो ये बात एडिशनल रूप से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल आता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन से ही अपने शरीर के अंदर लेते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो सांस अंदर लेने की क्रिया को हम लोग सबसे पहले बोलते हैं निश्वसन अर्थात इंस्पायरेशन, और जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन जो कि वायु में 21% है, तो हम लोग वायु के पूरे घटक को अपने श्वसन में प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि श्वसन की क्रिया में हम लोग सांस के अंदर वायु के सभी घटक को लेते हैं, किंतु जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं एक्सपैरेशन, और एक्सपैरेशन हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन। दोस्तों हम वायु लेते तो ऑक्सीजन से हैं 21%, लेकिन छोड़ते हैं 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो हैं 0.03%, लेकिन छोड़ते 4.6% हैं। लेकिन नाइट्रोजन्स लेते हैं 78% और छोड़ते भी हैं 78%। तो एक बार एग्जाम्स में सवाल आया था कि हम जो वायु के घटक अपने शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया में लेते हैं तो किस घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शंस में नाइट्रोजन था। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसे आइए एक टेबल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन 78% हम लोग अंदर लेते हैं और 78% ही छोड़ते हैं, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑक्सीजन लगभग 21% हम लोग लेते हैं, वायु में 21% है और इतना ही लेते हैं, और लगभग 16 या 17% के आसपास हम लोग छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, 4.5 या 4.6% के आसपास छोड़ते हैं। नोवेल गैस 1% लेते हैं, 1% छोड़ते हैं, और वाटर वेपर ये वेरीज करते रहता है। तो कुल मिला के आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसका अंतर लगभग 4 से 5% का है। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद रखना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है विभिन्न जीवों के प्रमुख श्वसन अंग। विभिन्न जीवों के प्रमुख श्वसन अंग। सबसे पहले श्वसन अंग किसे कहते हैं? तो श्वसन अंग ये श्वसन तंत्र का वह पार्ट है जो श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एग्जाम्स में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि किस जंतु के श्वसन अंग क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मछली। दोस्तों मछली एक जलीय जीव है और मछली में होता है गिल्स, इसको क्लोम या गल्फर भी बोलते हैं, और ये गिल्स जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होगा, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आता है कीट। कीट मतलब जैसे तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, तो ये एक्चुअल में ट्रैकिया के द्वारा अपने श्वसन की क्रिया करता है, अर्थात कीट में जो है श्वसन अंग हो जाएगा ट्रैकिया। मेढक की अगर बात करें तो दोस्तों मेढक त्वचा से भी श्वसन की क्रिया करता है और फेफड़ा से भी करता है, लेकिन कंडीशंस ये है कि जब मेढक जमीन के नीचे रहता है, जमीन के अंदर जो है वो जमीन के अंदर त्वचा से श्वसन की क्रिया करता है मेढक, जबकि
जब वो ज़मीन पे आ जाता है, अर्थात बरसात के दिनों में आप लोग देखे होंगे ज़मीन पर आ जाता है मेढक, तो ज़मीन पर आने पर वो फेफड़ा से श्वसन की क्रिया करता है। एक और बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मेढक के बच्चा को टेडपोल बोलते हैं, और टेडपोल जो है ये मछली के बच्चे की तरह ही होता है। मछली का छोटा छोटा बच्चा जिस तरह का होता है उसी तरह का टेडपोल भी होता है, लेकिन बड़ा होकर वो मेढक बन जाता है। तो टेडपोल जो शोषण करता है वो भी गिल्स की सहायता से ही करता है। जिस तरह से मछली गिल्स से करता है तो टेडपोल भी गिल्स से करता है। अब है स्तनधारी। स्तनधारी जिसको इंग्लिश में मैमल्स भी बोलते हैं। उसके बाद है पक्षी, और फिर है रेप्टिलिया। तो ये सारे जो जंतु हैं ये सारे फेफड़ा से शोषण करते हैं, ये उच्च वर्गीय जंतु हैं। स्तनधारी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि हो गया मनुष्य आपका, उसके बाद जानवर हो गया, पक्षी जो है वो सब, और रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब है जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये सब फेफड़े से शोषण करते हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। अब है जोंक या केंचुआ या अमीबा या पैरामीशियम, ये सब किससे शोषण करते हैं? तो दोस्तों ये सब अपने शरीर की सतह अर्थात त्वचा से शोषण की क्रिया करते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में इससे सवाल आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव का श्वसन मार्ग। मानव का श्वसन मार्ग। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, श्वसन मार्ग होता क्या है। तो दोस्तों जब मानव श्वसन की क्रिया करता है तो वायु जिस मार्ग से हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, अर्थात वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को ही हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग का अनुसरण करती है वायु हमारे शरीर के अंदर उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं। तो श्वसन मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है नासिका छिद्र, नाक, जिसको अंग्रेजी में नॉस्ट्रेल्स या नोसेल कैविटी भी बोलते हैं। दूसरा है नासिका कपाट, नासिका कपाट जिसको नेसल वाल्व भी बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद ग्रसनी में जाता है जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, स्वर यंत्र में जाता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, श्वास नली में जाता है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, श्वसनी में जाता है जिसको ब्रोंक्यूआई बोलते हैं, श्वसनिका में जाता है जिसको ब्रोंक्योलेस बोलते हैं, फिर वायु कोष्ठक में जाता है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। वायु कोष्ठक के बाद जो हमारे वायु हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के बाद हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये हमारे श्वसन मार्ग हैं। आइए इसे एक बार और फिर से देखते हैं। सबसे पहले नासिका छिद्र, उसके बाद नासिका कपाट, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका, श्वसनिका के बाद वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक के बाद ब्लड, ब्लड के बाद कोशिका। तो इस तरह से ये वायु का मार्ग है हमारे शरीर के अंदर। अंग्रेजी में भी एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजी में नॉस्ट्रियल्स, उसके बाद नेसल वाल्व, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, एल्वियोलाई, ब्लड, उसके बाद सेल्स। तो दोस्तों आइए चित्र के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं मानव श्वसन तंत्र का ये पार्ट्स है। ये फेफड़ा का चित्र है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये आपका डायफ्राम होता है जो कि हमको सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। ये हमारे फेफड़े हैं। इधर वाले को बोलते हैं राइट लंग्स, राइट लंग्स, और इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट लंग्स। तो आइए देखते हैं कि श्वसन मार्ग क्या है। सबसे पहले ये नासिका, तो यहाँ पे एक छिद्र होता है, इसके माध्यम से वायु अंदर प्रवेश करती है। फिर जाके ये ग्रसनी है जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, ये लैरिंग्स है। फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए अब ये श्वास नली अर्थात ट्रैकिया में प्रवेश कर जाता है। ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई, जो कि ये वाला मोटा वाला सिरा है,
ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद ये छोटे छोटे सिरों की तरह इस तरह से होता है, इसको ब्रोंक्यूलेज या श्वसनिका बोलते हैं। और अंत में यहाँ पे इसके सिरे पे एल्वियोलाई जुड़ा होता है, तो एल्वियोलाई तक हमारा श्वास अर्थात सांस में ली गई वायु एल्वियोलाई तक पहुँच जाती है। तो इसके बाद हमारे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के बाद कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से हमारे ये श्वसन मार्ग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कि मानव कोशिका के अंदर यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूटता है वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना हमारे कोशिकाओं में, और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसे ही कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। आइए चित्र के माध्यम से इसे भी समझ लें। तो यहाँ भी वही चित्र है, तो देख लेते हैं। यहाँ भी ये हमारा नाक से होते हुए वायु, हमारे लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए ये ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलेज से इसके सिरे पे रहता है एल्वियोलाई। तो इस तरह से हमारा ये श्वसन की क्रिया, फेफड़े में सांस आ जाती है। अब यहाँ पे एल्वियोलाई से हमारा जो वायु है वो ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड वेसल्स हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। और अब कोशिका में जब आ जाता है ब्लड, तो कोशिका में रहता है ग्लूकोज C6H12O6, और ये ऑक्सीजन से जो है इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, और जो ये ऊर्जा बनता है ये ऊर्जा ATP के रूप में बनता है। तो इसे ही हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोशिकीय श्वसन लिखा हुआ है कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा का निर्माण करना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। दोस्तों हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इस ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं अर्थात C6H12O6। ये सबसे पहले हमारे कोशिका द्रव में पहुंचता है। कोशिका द्रव में ये टूट कर बनाता है पाइरूवेट। 2 पाइरूवेट बनाता है। एक ग्लूकोज के टूटने से कोशिका द्रव में 2 पाइरूवेट बनता है, और ये दोनों पाइरूवेट अब क्या होता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाइरूवेट जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ये पाइरूवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जल और ऊर्जा बनाता है। यदि ऑक्सीजन का अभाव हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे पेशी कोशिकाओं में ही पाइरूवेट टूटने लगता है और टूटकर लैक्टिक अम्ल बनाता है, साथ ही साथ ऊर्जा बनाता है। दोस्तों यही लैक्टिक अम्ल जब हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हम लोग का मांसपेशी दर्द करने लगता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग अधिक व्यायाम करते हैं या कुछ शारीरिक परिश्रम वाला काम करते हैं तो हमारे शरीर की जो पेशियां हैं वो दर्द करने लगती है। इसका कारण यही लैक्टिक अम्ल है। ये लैक्टिक अम्ल हमारे पेशियों में जमा हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस स्थिति में पाइरूवेट ऑक्सीजन के अभाव में ही टूटने लगता है और लैक्टिक अम्ल बना देता है। दोस्तों ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, अर्थात इसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं जबकि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज 3 चरणों में टूटता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में टूटता है, और ऑक्सीजन के अभाव में
पेशी कोशिकाओं में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक ऊर्जा बनता है जबकि ईस्ट में ऊर्जा कम बनता है। तो ईस्ट में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो इसीलिए इसे अनॉक्सी शोषण भी बोला जाता है, जबकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट टूटता है तो इसे ऑक्सी शोषण कहा जाता है। ऑक्सी शोषण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय शोषण दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको अभी फिलहाल आगे बता ही दिए थे पीछे कि कोशिकीय शोषण दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण को वायवीय शोषण भी कहा जाता है, अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनॉक्सी शोषण को अवायवीय शोषण कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सी शोषण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनॉक्सी शोषण का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। ऑक्सी शोषण जब होता है तो अधिक ऊर्जा बनता है, अनॉक्सी शोषण में कम ऊर्जा बनता है। ऑक्सी शोषण का उदाहरण है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अनॉक्सी शोषण जो है ये ईस्ट में होता है। किंगवन की क्रिया इसे बोलते हैं। आइए इसे समझते हैं। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण जो होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो वायवीय शोषण है ये दो चरणों में पूरा होता है। पहला चरण कोशिका द्रव में होता है, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों कोशिका द्रव में जब होता है तो उसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो उसे क्रेब्स चक्र बोलते हैं। जबकि अवायवीय शोषण की जो प्रक्रिया है वो केवल कोशिका द्रव में होती है। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसमें उत्पन्न होता है CO2 जल और इसमें उत्पन्न होता है लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा बनता है, वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा बनता है जबकि अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा बनता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन्स। ग्लूकोज और ऑक्सीजन्स मिलके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा ATP। आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाला एक यौगिक होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और ये कोशिका द्रव में 2 पाइरूवेट बनाता है। एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पाइरूवेट बनता है और ये 2 पाइरूवेट 3 तरह से टूटता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। यदि ये पाइरूवेट ऑक्सीजन के अभाव में टूटेगा तो ये हमारे पेशी कोशिकाओं में टूटेगा और बनाएगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। जबकि यही पाइरूवेट यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो ये टूटेगा ईस्ट में और बनाएगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं किंगवन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं किंगवन। एक मिनट दोस्तों। इस प्रक्रिया को किंगवन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा स्टेप है, अर्थात ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और एनर्जी जो बनता है वो ATP के रूप में बनता है। दोस्तों आपको बता चुके हैं कि C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा ATP।
तो इस तरह से हमारा एटीपी का निर्माण होता है। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये 2 एटीपी जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान होता है, प्लस 36 एटीपी हमारे क्रेब्स चक्र के दौरान बनता है। तो इस तरह से टोटल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है एक ग्लूकोज के टूटने से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है एटीपी। तो बस इसे याद रखना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों बस इसे याद रखेंगे।